मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आप सभी ने अब तक कुंडली कैसे बनाई जाती है इसके बारे में जाना। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जिससे आप जान सकेंगे कि जन्मांग चक्र से विवाह के समय को कैसे जाने हम जन्मांग चक्र से कि हमारी शादी कब होगी या किसी जातक की शादी कब होगी, इसकी जानकारी हम जन्मांग चक्र से कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जातक के लिए, किसी जातक के लिए जो 16 संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कारों में विवाह संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। इस संस्कार के होने से ही यह सृष्टि चक्र आगे बढ़ता है। परिवार की व्यवस्था आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। इसलिए शादी एक आवश्यक संस्कार है और हर व्यक्ति, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसके बच्चे की शादी समय से हो जाए। घर में कोई न कोई परिवार बढ़े, चाहे वो बहू हो या नाती हो या और भी, इस तरह से एक सोच हर परिवार की होती है। शादी हर परिवार चाहते हैं, हर परिवार, हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बालक के, उसके बच्चे की शादी समय से हो जाए। तो ऐसे में हमको जानना जरूरी हो जाता है कि शादी हमारी कब होगी, शादी जातक की कब होगी, जन्मांग चक्र से कैसे जाने हम। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट भी करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, दूसरों को भी शेयर करके बताएंगे कि वो भी इसको देखें, जानें। और शादी से संबंधित कोई समस्या अगर उनको दिखाई दे रही है या अपने शादी के विषय में जानना है कि कब होगी शादी, तो इससे संबंधित चीज आपको जन्मांग चक्र के माध्यम से बताया जा रहा है। इसको केवल आप जन्मांग चक्र से ही जानेंगे। जन्मांग चक्र के अलावा किसी और चक्र से हम इस बात को नहीं बताने जा रहे हैं। तो जन्मांग चक्र में कैसे जाने हम कि शादी का समय क्या होगा। शादी के लिए, विवाह के लिए दो घरों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एक द्वितीय भाव और एक सप्तम भाव। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के बारे में, पुरुष की कुंडली में स्त्री के बारे में जानने के लिए होता है और स्त्री के कुंडली में पति के बारे में, पुरुष के बारे में जानकारी सप्तम भाव से मिलती है। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। द्वितीय भाव में परिवार, घर में शादी होती है, विवाह होता है तो एक परिवार बढ़ता है। तो द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है तो हम कुटुंब भाव को भी देखते हैं। कुटुंब भाव से भी हमको जानकारी इसकी मिलती है। तो हम देखें इसमें कि एक बार थोड़ा सा सामान्य जानकारी हालांकि पहले बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार प्रकाश आपको डालना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाव कौन, किस भाव को कौन सा भाव कहेंगे, क्या कहेंगे, भाव के बारे में एक जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। एक संक्षिप्त जानकारी आप जानेंगे। विषय है शादी कब होगी। जन्मांग चक्र मैं बना रहा हूं, आप देखें। ये 12 खानों का एक चक्र बना हुआ है। इसको हम जन्मांग चक्र कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर का भाव प्रथम भाव होता है या लग्न होता है। सबसे ऊपर का 3 खानों में बीच का जो खाना होता है यह लग्न के नाम से जाना जाता है। इसको हम प्रथम भाव भी कहते हैं। इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। दूसरा खाना
द्वितीय भाव, तीसरा खाना तृतीय भाव, चौथा खाना चतुर्थ भाव, पांचवें को पंचम भाव, छठवें को षष्ठ भाव, सातवें को सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। इस तरह से 12 भाव को 12 नाम है। अब हमको ये देखना होता है कि किस भाव को से क्या जानकारी करते हैं। ये भी एक जानकारी, छोटी सी जानकारी भी देना चाहता हूं। इसकी जानकारी पहले दी जा चुकी है आप लोगों को। तो प्रथम भाव को हम तन भाव कहते हैं। तन भाव, तन से शरीर, सिर, मुख, ऊपर चेहरा, यानी इस तन भाव को कहते हैं। इससे इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। दूसरा भाव है हमारा, इसको जो है धन भाव कहते हैं। इसका नाम कुटुंब भाव भी है, कुटुंब। तीसरा सहज भाव, इसको भ्रातृ भाव भी कहते हैं। यह सुख भाव, इसको माता का भी हम कहते हैं। ये देखिए पंचम भाव, ये पंचम भाव है, इसको हम सुत भाव, इसको कहते हैं सुत। इसे पहले भाव से शरीर के बारे में, दूसरे भाव से धन के बारे में, कोष के बारे में, आंख के बारे में, दाहिनी आंख इससे जानते हैं, आंख के बारे में, कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम द्वितीय भाव से जानते हैं। तीसरा भाव सहज भाव है। इससे हम इसको पराक्रम भाव भी कहते हैं। पराक्रम के नाम से भाई के भाव, सहज भाव है तो भाई बंधुओं की जानकारी करना हो तो तीसरी भाव से जानकारी करते हैं। हमारे अंदर हिम्मत, साहस, उद्यम करने की क्षमता कितनी होगी, यह हम तीसरा भाव से जानकारी कर लेते हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव है। सुख भाव से हम जो है अपने सुखों के बारे में, सबसे पहला सुख तो माता द्वारा ही प्राप्त होता है, तो हम माता का भी, माता के बारे में भी इससे जानते हैं। माता के बारे में, अपने जीवन में मिलने वाले सुख के बारे में, वाहन, घर, जमीन जायदाद क्या होगी, पैतृक संपत्ति हमारी क्या होगी, इसके बारे में हमको जानकारी चतुर्थ भाव से मिलती है। पंचम भाव है सुत भाव। इससे हम संतान के बारे में जानते हैं। सुत भाव का मतलब होता है संतान। तो संतान हमारी होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, किस तरह की संतान होगी, यह जानकारी हमको पंचम भाव से मिलती है। इससे हम विद्या को भी जानते हैं। इससे हम जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में भी, हमारे को क्या फल मिलेगा उसके बारे में भी हमको इसे मिलता है, जानकारी होता है। और छठवां भाव है रिपु भाव। इसको हम शत्रु भाव भी कहते हैं, रोग भाव भी कहते हैं। रिपु का रिपु होता है शत्रु, और अरिष्ट का विचार भी हम इससे कर लेते हैं। छठवां भाव है रिपु, रोग, ऋण, कर्ज इत्यादि की जानकारी हमको इससे मिलती है छठे भाव से। नौकरी हमको छठे भाव से जानकारी करना है तो नौकरी के बारे में भी हम जानकारी छठे भाव से करते हैं। सातवां भाव है जाया, इसको कहते हैं जाया भाव, या इसको रोजगार, जाया मतलब पत्नी, यह सातवां भाव है, पत्नी का भाव है। स्त्री के कुंडली में पुरुष का यानी पति का भाव होगा और पुरुष की कुंडली में स्त्री का भाव होगा। और इसके साथ हम जो है रोजी रोजगार के बारे में भी इससे हम जानते हैं। व्यवसाय के बारे में जानते हैं कि हमारा व्यवसाय कैसा होगा, रोजी रोजगार कैसा चलेगा, हमारी पत्नी, हमारा परिवार कैसा मिलेगा, ये सब जानकारी हम सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव हमारा है, इसको जो है हम आज भाव भी कहते हैं, और इसको जो है विदेश भाव भी कहते हैं। समुद्र, मृत्यु, इसका नाम मृत्यु भी है। इस तरह से कई नाम से इसको हम जानते हैं। रंध्र भाव भी इसको कहते हैं। तो इस भाव से हम जो है इसके बारे में, आयु के बारे में जानकारी करना हो, मृत्यु की कैसी होगी, हमारी मृत्यु की जो है स्थिति के बारे में हमको जानकारी होती है। हम समुद्री यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, विदेश की यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, यह भी हम अष्टम भाव से जानते हैं। नवम भाव है भाग्य भाव। यह भाग्य भाव है। भाग्य भाव से हम जो है हम भाग्य के बारे में, हमारा जो हमने कर्म किया पूर्व जन्मों में कैसा फल मिलेगा उसका, हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा होगा, ये जानकारी हम भाग्य भाव से करते हैं। यह धर्म का विभाव है। धर्म कर्म की जानकारी हमको इससे होती है। हम
तीर्थ व्रत, तीर्थ यात्रा, जो भी कुछ जानकारी करना हो, पिता को भी, इससे कुछ लोगों का मत है कि पिता के बारे में भी जानकारी नवम भाव से की जाती है। तो ये जानकारी हम नवम भाव से करते हैं। यह दसम भाव है, इसको कर्म भाव कहा जाता है। कर्म, राज्य और पिता। तो ऐसे हम दसम भाव से कर्म के बारे में, हम किस तरह का कर्म करेंगे अपने जीवन में, राजा के हमको राजकीय सेवा, राजकीय सहयोग, सरकार से सहयोग हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य, पिता का सुख, ये सब हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम दसम भाव से जानते हैं। एकादश भाव है लाभ भाव। लाभ भाव है यह, इसको हम जो है आय भाव भी कहते हैं। हमने जितना कर्म किया तो कर्म के बाद हमको इसका जो है फल मिलना चाहिए, इसलिए आय भाव से हमको क्या फल, हमारे कर्मों का क्या फल मिलेगा, उसकी जानकारी हमको आय भाव से मिलती है। तो इसको हम लाभ भाव भी कहते हैं, आय भाव भी कहते हैं। बड़े बहन भाई के बारे में भी जानकारी से की जा सकती है, ये उसके लिए है। और अंतिम है व्यय भाव। व्यय भाव, इसको द्वारा स्वभाव व्यय भाव कहते हैं। व्यय से हमको जो हमारे द्वारा किया गया व्यय कैसा होगा, हम पाप कर्मों में खर्च करेंगे, धार्मिक कर्मों में खर्च करेंगे, या जो है हम आमदनी कहाँ से जुटाएंगे, कैसे लाएंगे, या विदेश, इसको विदेश भी कहते हैं। विदेश के बारे में भी जानकारी, बाहर जाने के बारे में, बाहरी क्षेत्र की जानकारी, बाहरी सहयोग की जानकारी, ये हमको व्यय भाव से मिलती है। इसके साथ साथ हम इसे जो है बाईं आंख को भी हम देखते हैं। बाईं आंख के बारे में हमको जानकारी करना हो तो हम द्वादश भाव से, 12वें भाव से जानकारी करते हैं। तो आपने देखा कि 12वें भाव का नाम हमने बताया, क्या जानकारी करते हैं। अब छोटा सा एक जानकारी और देते हैं आपको। थोड़ा वीडियो देर लग रहा है, थोड़ा समय ज्यादा लग गया तो आप देखना न भूलिएगा, देखें इसको आप और जानकारी करें, उबे ना। आगे जानकारी आपको दी जा रही है जो बताया गया शादी के बारे में, थोड़ा बताना यह जरूरी था, इस साथ बता दे रहे हैं। अब इसमें जो है हम ये देखेंगे, अब इसमें हमको देखते हैं कि हमारी कुंडली हमारे पास होती है, जन्मांक चक्र हमारे पास होता है, तो हम अपनी कुंडली देखते हैं कि इसके बीच में खाने में कोई अंक भरा होता है। किसी के कुंडली में 1 होता है तो यह 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यह 4 होगा, यह 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंक जैसा होगा। इसमें अंक से ही हम जानते हैं यह राशियों का क्रम है। ये अंक जो दिए गए हैं ये राशियों का क्रम है। 12 राशियां बताई गई हैं। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों का क्रम ये दिया हुआ है। पहले क्रम पर मेष राशि आती है, दूसरे क्रम पर वृक राशि, तीसरे पर मिथुन, चौथे पर कर्क, 5वें पर सिंह, 6वें पर कन्या, 7वें पर तुला, 8वें पर वृश्चिक, 9वें पर धनु, 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ और 12वें क्रम पर मीन राशि आती है। तो हर राशियों के स्वामी होते हैं, ये हमको जानना है। हम राशि बताने का मतलब क्या हुआ, क्रम बताने का क्या मतलब हुआ, हम इसे जानेंगे कि इसके स्वामी को हम क्या कहेंगे। हमें कहना होगा लग्नेश। हम जहां बताएंगे आपको शादी के बारे में, विवाह के बारे में, तो हम जब बताएंगे तो इसमें यह बताया जाएगा कि लग्नेश कहेंगे, द्वितीयेश कहेंगे, तृतीयेश कहेंगे, ये तमाम भाषा शब्द आएंगे। इस नाते बता देना जरूरी समझते हैं कि प्रथम भाव के मालिक को हम क्या कहते हैं, लग्नेश कहते हैं। दूसरे भाव को के स्वामी को द्वितीयेश कहते हैं, तीसरे भाव के स्वामी को तृतीयेश कहते हैं, चौथे भाव के स्वामी को सुखेश कहते हैं, चतुर्थेश कहते हैं, 5वें भाव के स्वामी को हम पंचमेश कहेंगे या जो है सुतेश भी कहेंगे, 6वें भाव के स्वामी को हम जो है खष्टेश कहते हैं, 7वें भाव के स्वामी को सप्तमेश कहेंगे, 8वें भाव के स्वामी को हम अष्टमेश कहेंगे, 9वें भाव के स्वामी को हम नवमेश कहेंगे, भाग्येश कहेंगे अपना, और 10वें भाव के स्वामी को कर्मेश भी कह सकते हैं, दशमेश भी कह सकते हैं, और 11वें भाव के स्वामी को हम जो है एकादशेश कहते हैं, लाभेश कहते हैं, आयेश कहते हैं, और 12वें भाव के स्वामी को व्ययेश कहते हैं। यह हम जो अंक होगा इससे हम इसको जानेंगे। तो अब हम जानेंगे
पहला भाव लग्नेश यहाँ एक अंक बना हुआ है, इसका स्वामी कौन है? तो पहले भाव में एक अंक है, एक अंक मतलब मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। दूसरे भाव में 2 राशि है, 2 राशि का स्वामी, दूसरे अंक का स्वामी, दूसरे क्रम पर वृक्ष राशि आती है और वृक्ष राशि का स्वामी होता है शुक्र। तीसरे पर मिथुन, मिथुन का स्वामी होता है बुध, कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा और सिंह, 5वां अंक है, सिंह राशि है 5वें क्रम पर, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। और फिर यहाँ कन्या राशि है 6वें भाव में, तो खट्टेश कहेंगे कि बुध है, खष्ट भाव के स्वामी को खट्टेश कहेंगे और इसका स्वामी चूंकि कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए हम कहेंगे खट्टेश हमारा बुध है। सप्तमेश, हम सप्तमेश देखें तो सप्तमेश में 7 है, तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, तो हम सप्तमेश कहेंगे हमारा शुक्र है। अष्टमेश वृश्चिक राशि है, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, तो हम ये कहेंगे कि अष्टमेश हमारा मंगल है। 9वें भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, तो हम कहेंगे कि भाग्येश हमारा या नवमेश हमारा बृहस्पति है। मकर राशि 10वां भाव में मकर राशि है, मकर राशि 10वां अंक है, 10 का अंक है, 10वें अंक पर मकर राशि आती है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि होता है, 11वें क्रम पर कुंभ राशि है, तो हम कहेंगे 10वें हमारा शनि है, एकादशेश हमारा शनि है। दोनों राशियों के स्वामी क्रम से राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, और दोनों के स्वामी शनि होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 10वें हमारा शनि है, एकादशेश हमारा शनि है, आयेश हमारा शनि है, लाभेश हमारा शनि है। हम इस तरह से जानेंगे इसके बारे में। और फिर जो है 12वें भाव का स्वामी व्ययेश, क्योंकि यह मीन राशि है, तो हम कहेंगे कि बृहस्पति है, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, हम कहेंगे व्ययेश हमारा बृहस्पति है। इस तरह से हम ईश को जानेंगे, हर भाव का ईश। अब किसी की कुंडली में अगर आप देख लें, अगर यह अंक जो है मान लीजिए दूसरा आता है, किसी का 5 आता है, चलिए 100 हो जाएगा, चलिए 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, क्रमशः बदल जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12, यह 1, फिर यह 2, फिर 3 और इस तरह से 4 हो जाएगा। अब देखें आप, फिर यहाँ पर हमारा लग्नेश बदल रहा है, जैसा अंक होगा वैसा ही ईश बना करके उसके साथ ईश लगा लेंगे। लग्नेश क्या हो गया? सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो हम कहेंगे कि लग्नेश हमारा सूर्य है। द्वितीय हमारा बुध हो गया, तृतीय हमारा शुक्र हो गया। इस तरह से हम ग्रहों को समझें, राशियों को समझें, राशियों से उनके स्वामी को समझें, और इस तरह से हम भी समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि शादी कब होगी। हमने बताया कि शादी जानने के लिए सप्तम भाव और द्वितीय भाव, 2 भावों को विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, विशेष रूप से 2 भावों के बारे में जानकारी करनी है। ये जन्मांग चक्र से मैं बता रहा हूं, बाकी और कोई चक्र नहीं देखना है, तमाम चक्र मिलते हैं, हमको केवल जन्मांग चक्र देखना है। जन्मांग चक्र में तो एक सूत्र में बता दे रहा हूं आपको कि हम देखें कि द्वितीय भाव का स्वामी कौन है, द्वितीय कौन है हमारा। द्वितीय देखिए यहाँ पर बुध है, हम बुध को देखेंगे कि चक्र में किस खाने में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है। मान लीजिए हम ग्रह बैठाते हैं, बुध हमारा 10वें भाव में बैठा है, बुध 10वें भाव में बैठा है, द्वितीय हमारा 10वें भाव में हो गया। 10वें भाव का स्वामी, 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, तो 10वें भाव का स्वामी शुक्र हुआ, तो शुक्र जो है हम कहेंगे कि 10वें शुक्र है। तो देखें कि हमने देखा द्वितीय भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है, 10वें भाव का स्वामी शुक्र होता है, तो हम ये कहेंगे कि शादी के बारे में अगर देखना है हमको कि समय कब होगा, तो पहला योग ये बना इसलिए कि द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी की दशा और अंतर्दशा में शादी का समय आता है। द्वितीय भाव की यानी द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी जिस राशि बैठा होगा उसकी राशि उसके स्वामी की दशा अंतरदशा में, जिसमें द्वितीय भाव का स्वामी बैठा होगा यह देखना है। द्वितीय के नहीं, द्वितीय से भी होता है, हम द्वितीय से भी एक चीज मान सकते हैं, द्वितीय से दशा में भी शादी हो सकती है, संभव है, लेकिन विशेष रूप से जो बताया जा रहा है उसके बारे में, जहां बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में द्वितीय भाव की स्वामी जिस भाव में होगा
उस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा में, दोनों बताया जा रहा है, अंतर्दशा में विवाह का समय होगा। उसकी दशा अंतर्दशा में विवाह का समय आ सकता है। विवाह कब होगा अब देखेंगे हमको कि दशा कब आ रही है। अगर दशा मान लीजिए पहले बीत चुकी है कम समय में, तो हम देखेंगे दूसरी दशा जो चल रही है उसमें देखेंगे अंतर्दशा जहां आती है उस अंतर्दशा में होगी। यह ध्यान देना है। दशा अंतर्दशा दोनों लिखा हुआ है। द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा में। ठीक है, समझाने से भी समझ गए होंगे कि हमने बताया यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और वृक्क राशि बैठा, वृक्क भाव का जो स्वामी है, वृक्क राशि का जो स्वामी है शुक्र है, तो शुक्र की अंतर्दशा में, दशा अंतर्दशा में शादी होगी। यह हमने जाना इसमें। दूसरा जो हम बता रहे हैं, दूसरा देखेंगे हम सप्तम भाव से। सप्तम पर आ जाए जन्मांक चक्र से, तो सप्तम भाव का स्वामी हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर इस कुंडली में जो सामने जन्मांक चक्र दिखाई दे रहा है, इसमें सप्तम भाव में 11 का अंक है। 11 अंक जो है शनि का होता है। 11वीं राशि, 11वां क्रमांक, तो 11वीं राशि जो है शनि की है, कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो हम देखेंगे कि शनि किस भाव में बैठा है, यानी सप्तम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा में शादी होगी। यह हम जानेंगे। सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा में शादी होगी। अब ऐसे मान लिया शनि बैठा है यहाँ पर चतुर्थ भाव में, हमने देखा एकादश भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी शनि है और चतुर्थ भाव में मंगल की राशि में बैठा, वृश्चिक राशि बैठा है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। तो हम कहेंगे कि मंगल की दशा अंतर्दशा में शादी होगी। ये दूसरा योग है समय जानने का, शादी का समय जानने का। सप्तम भाव का स्वामी जहां बैठा होगा उस भाव के स्वामी की दशा अंतर दशा में शादी का समय आता है। ये दूसरा योग हुआ। फिर हम ये भी देख सकते हैं सप्तमेश की भी दशा, सप्तमेश की दशा में भी जान सकते हैं। सप्तमेश की दशा में भी संभव है, लेकिन विशेष योग जो है दो ही योग हैं इसके लिए। तो हम दो योगों के बारे में जानेंगे। शादी का समय कब, तो जब जो है द्वितीय भाव का स्वामी जहां बैठा हो और दूसरा सप्तम भाव का स्वामी जहां बैठा हो उस भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा में हम इस शादी का समय अपना जानेंगे। और इसके साथ साथ हमें लग्न की मजबूती भी जाननी चाहिए। गुरु और शुक्र की मजबूती भी देखनी चाहिए कुंडली में। जन्मांक चक्र में गुरु और शुक्र मजबूत स्थिति में है। स्त्री की कुंडली में, लड़की की कुंडली में हम गुरु की मजबूती देखेंगे और पुरुष की कुंडली में शुक्र की मजबूती देखेंगे। दोनों ग्रह अगर मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में है, तो शादी समय से होगी। और अगर जो है किसी पापाग्रह के साथ हैं, पापाग्रह की राशि में है, पापाग्रह द्वाराधिष्ट है, तो शादी में विलंब हो सकता है। ये हम शादी से संबंधित योग के बारे में जन्मांक चक्र से हमने बताया, कैसे जानेंगे। आगे आपको और भी चीजें बताया, और भी योग के बारे में बताया जाएगा। ये जो है विशेष रूप से ये जानकारी आपको दी गई। हमको लगता है कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शेयर करके दूसरों को भी लाभ उठाने के लिए कहें, दूसरे को भी बताएं, कोई भी जान सकें, कोई लाभ से वंचित ना हो सके। यह जो है विशेष ध्यान रखें। ये जानकारी हर एक तक पहुंचे, इसलिए शेयर करना भी जरूरी होता है।